हेलो बच्चों बच्चों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है सार्थक कॉमर्स वाला पर। तो आज हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं केस स्टडीज़ ऑफ चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ जिसका नाम है ऑर्गेनाइजिंग। हाँ, तो ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर जो है आज हम इस वीडियो के अंदर, जो कि पार्ट 1 है ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर का, क्योंकि ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर में केस स्टडीज़ आने के चांसेस रहते हैं। आप ये कह सकते हो 70% चांसेस हैं कि केस स्टडी मिल सकती है आपको ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर से, और 30% है कि ना भी मिले। तो इसलिए इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है रदर देन द प्लानिंग चैप्टर। सो प्लानिंग चैप्टर से ज़्यादा चांसेस हैं, इसलिए हम इसके 2 पार्ट निकालेंगे केस स्टडीज़ की वीडियोस के। इसमें ये पार्ट 1 है जिसमें मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर की 6 केस स्टडीज़ डिस्कस करवाऊंगा, और इसके अलावा पार्ट 2 भी आएगी जो कि आपको मिल जाएगी अगर आप चैनल सब्सक्राइब कर दोगे। तो जो बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं मैं उन्हें बता दूं, इस चैनल पर क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ पूरी कवर करा दी गई है, यानी कि सारे टॉपिक्स सारे चैप्टर्स कवर करा दिए गए हैं। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन ऑन कर लो ताकि सारी वीडियोस आप पे आ जाएं। और क्योंकि अब हमारा सिलेबस ख़त्म हो गया है और हमारा गोल है 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करना, इसलिए मैं एक सीरीज़ से प्रीवियस ईयर की जितनी भी केस स्टडीज़ आई हुई हैं सब चैप्टर्स की वो भी कवर करा रहा हूँ। और इसके बाद और भी कुछ प्लान है फर्दर, जिसमें हम शायद और भी नई प्लेलिस्ट बनाएं, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट और साथ ही साथ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी बनाएंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर बिज़नेस स्टडीज़ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर करने की सोच रहे हो, ठीक है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और साथ साथ चैनल को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। तो लेट्स मूव ऑन टू द केस स्टडी नंबर 1। सो नेम द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट which coordinate the physical, financial and human resources and helps an organization to provide an organizational structure। यानी कि एक ऐसे फंक्शन का नाम बताओ मैनेजमेंट के जो कोऑर्डिनेट करता है फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को एक साथ, और हेल्प करता है एक ऑर्गेनाइजेशन को ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में। तो यहाँ पे वैसे तो आपको, क्योंकि हम जिस चैप्टर की केस स्टडी पढ़ रहे हैं उससे समझ ही आ गया होगा कि कौन सा फंक्शन होगा ये मैनेजमेंट का, ऑफ कोर्स ऑर्गेनाइजिंग ही होगा। लेकिन इससे आप एक रिवीजन कर सकते हो कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन था क्या। तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, रिसोर्सेज को एक्वायर करती है, फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे वो अपने जो उन्होंने प्लानिंग में प्लान बनाया था उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो इसी वजह से बोला जाता है कि ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन फिज़िकल, फाइनेंशियल और ह्यूमन रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है, क्योंकि सारे रिसोर्सेज एक्सेप्ट ह्यूमन रिसोर्सेज, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स स्टाफिंग फंक्शन के अंदर एक्वायर किए जाते हैं। सो फिज़िकल और फाइनेंशियल रिसोर्सेज को एक्वायर करने का काम जो किया जाता है वो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन के अंदर ही किया जाता है। साथ साथ ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से ही एक ऑर्गेनाइजेशन में अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बांटी जाती है, और साथ साथ में अकाउंटेबिलिटी भी क्रिएट की जाती है, और साथ साथ ऑर्गेनाइजेशन को किस स्ट्रक्चर के तहत मेंटेन करना है वो भी इसी फंक्शन के अंदर डिसाइड किया जाता है। तो इसी वजह से इस क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर जो है वो ऑर्गेनाइजिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड स्टार क्वेश्चन। Aman runs a factory wherein he manufactures leather shoes. The business is doing well. He intends to expand by diversifying into leather bags as well as leather jackets. Which type of organization structure would he prefer? अब यहाँ पे स्टार क्वेश्चन ये इस वजह से नहीं है क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के स्टडीज़ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इस वजह से नहीं है। लेकिन ये स्टार क्वेश्चन इस वजह से है क्योंकि इस क्वेश्चन में आप कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता हुआ देखोगे जो आप कहोगे कि शायद ये केस स्टडी गलत है, लेकिन मैं बताऊंगा कि उसका रीज़न क्या है और क्यों ये केस स्टडी थोड़ी बहुत यूनिक है, ठीक है। तो अमन एक फैक्ट्री रन कर रहा है जिसमें वो मैन्युफैक्चर करता था लेदर शूज़ को, यानी कि लेदर के शूज़ बनाता था। एक ऐसी फैक्ट्री, उसका बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा था, और इस वजह से उसने सोचा कि वो डाइवर्सिफाई करें अपने बिज़नेस को, और अब वो लेदर बैग के साथ साथ लेदर जैकेट्स भी बनाना शुरू करें। तो बताओ कौन सा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वो यहाँ पे फॉलो करेगा या प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे मोस्टली बच्चे सोच रहे होंगे अपने दिमाग में कि इसका आंसर होना चाहिए डिविजनल स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ पे उसने अपने जो बिज़नेस है उसको एक्सपेंड कर दिया और लार्ज कर दिया, और साथ साथ उसने अब शूज़ के साथ जैकेट्स बनाना भी शुरू कर दिया। लेकिन जो बच्चे ऐसा सोच रहे हैं उनका आंसर हो जाएगा यहाँ पे गलत। क्यों, ऐसा क्यों? ये एक्चुअली CBSE 2015 कंपार्टमेंट पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो थोड़ा पुराना क्वेश्चन है, लेकिन
फिर भी इम्पॉर्टेंट है, लाइक ओल्ड इज़ गोल्ड। तो इसका आंसर जो होगा वो होगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। अब ऐसा क्यों भैया? तो इसका एक रीज़न है सिंपल। यहाँ पे क्या है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो डाइवर्सिफाई ज़रूर कर रहा है, लेकिन प्रोडक्ट्स डाइवर्सिफाई ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल नहीं कर रहा है। यानी कि डाइवर्सिफिकेशन का मतलब होता है एक तरीके से डिविजनल स्ट्रक्चर तब जनरली फॉलो किया जाता है जब कोई दो या दो से ज़्यादा प्रोडक्ट ऐसे बनाए जा रहे हों जहाँ पे रॉ मटेरियल ही टोटली अलग लग रहा हो और जिनका प्रोडक्शन प्रोसेस ही अलग हो। जैसे अगर वो एक जगह पे शूज़ बना रहा होता और एक जगह पे मान लो वो कोई इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस बना रहा होता, तो हम बोल सकते थे यहाँ पे कि डिविजनल स्ट्रक्चर जो है वो एप्लीकेबल है और वो प्रेफर करेगा अमन। लेकिन मेन बात पता है क्या है यहाँ पे, कि पहले भी वो लेदर की ही चीज़ें बना रहा था और अभी भी वो लेदर की चीज़ों को ही एक्सपेंड करने की सोच रहा है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, प्रोडक्ट्स ज़रूर डिफरेंट हुए हैं जैसे कि शूज़ और जैकेट्स, लेकिन यहाँ पे उसका रॉ मटेरियल बिल्कुल सेम टू सेम ही है, जिस वजह से डिविजनल स्ट्रक्चर यहाँ पे वो प्रेफर नहीं करेगा। तो यहाँ पे ये एक यूनिक केस स्टडी है जिसके अंदर मोस्टली बच्चे यही सोच रहे होंगे कि इसका जो आंसर होगा वो फंक्शनल स्ट्रक्चर नहीं डिविजनल स्ट्रक्चर होना चाहिए। लेकिन ऑन द बिहाफ ऑफ द रॉ मटेरियल और एक कॉम्पोजिशन कैसी है किसी भी प्रोडक्ट की, उसके बेस पे हमें डिसाइड करना होता है कि डिविजनल स्ट्रक्चर होगा या फंक्शनल स्ट्रक्चर होगा। Let's move on to case study number 3. A pharmaceutical company has which organizational structure? Now यहाँ पे एक क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा गया है कि एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है तो उसका कौन सा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। सीईओ है और सीईओ के अंडर ये 3 डिपार्टमेंट्स हैं, मेडिकल डिवाइसेस, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो तीनों जो यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं उनका कॉम्पोजिशन ही डिफरेंट है। ये मेडिकल से रिलेटेड है, ये कंज्यूमर से रिलेटेड है, ये न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। इस वजह से यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे कौन सा स्ट्रक्चर फॉलो किया जाएगा, डिविजनल स्ट्रक्चर, डीएस फॉलो किया जाएगा। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. National Limited has grown in size. It was a market leader, but with changes in business environment and with the entry of MNCs, its market share is declining. To cope up with the situation, CEO starts delegating some of his authority to the general manager, who also felt himself overburdened, and with the approval of CEO dispersed some of his authority to various levels of organization. Now which concept is highlighted here? So basically ये जो केस स्टडी नंबर 3 है इसके अंदर बोला गया है कि एक नेशनल लिमिटेड कंपनी है जो बिज़नेस चला रही है और ये काफ़ी टाइम से काफ़ी अच्छी पोजीशन में है मार्केट के अंदर। पर जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है और बहुत सी एंट्रीज़ हो रही हैं एमएनसीज़ की मार्केट के अंदर, इन सिचुएशंस को देखते हुए सीईओ जो है वो अकेले काम को संभाल नहीं पा रहा है और उसके ऊपर अब काफ़ी बर्डन आ रहा है। इस वजह से सीईओ ने क्या किया, डेलीगेट करना शुरू किया अपनी कुछ अथॉरिटी को जनरल मैनेजर को। अब जनरल मैनेजर को भी ये लगा कि इतनी अथॉरिटीज़ उसके कंधे पे आ चुकी हैं कि उसे भी ओवर बर्डन लगने लगा और वो भी थोड़ा नर्वस फील करने लगा कि इतना काम मैं कैसे संभालूँ। सो इस वजह से जनरल मैनेजर ने भी सोचा कि क्यों ना मैं अपनी अथॉरिटी वेरियस लेवल्स पे ऑर्गेनाइजेशन के डिस्ट्रीब्यूट कर दूं या डिस्पर्स कर दूं। तो बताओ यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट हाईलाइट किया गया है। सो वेरी सिंपल, डेलीगेशन। वेरी सिंपल, डेलीगेशन। जो भी सोच रहे हैं डेलीगेशन वो बिल्कुल यहाँ पे हैं गलत। बहुत ही सिंपल था इसका आंसर जो था डिसेंट्रलाइजेशन। क्यों था डिसेंट्रलाइजेशन? लास्ट लाइन ने सब खत्म कर दिया कॉन्सेप्ट। डिसेंट्रलाइजेशन मीनिंग, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है? डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है एप्रोप्रिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अथॉरिटी टू ऑल लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जो कि यहीं पे यही तो बोला है यहाँ पे कि जनरल मैनेजर ने सारी अथॉरिटीज़ को क्या कर दिया, बांट दिया पूरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. हिमालय लिमिटेड इज इंगेज इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ वॉशिंग मशीन्स अ डे. There is an occupational specialization in the organization which promotes efficiency of employees. There is no duplication of efforts in such type of organization described above. हिमालय लिमिटेड एक कंपनी है जो इंगेज है मैन्युफैक्चरिंग में वॉशिंग मशीन्स के।
उन्होंने एक ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन, वो चाहते थे कि उनको अपने इस काम में स्पेशलाइजेशन अचीव करना चाहते थे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, जाकि वो प्रमोट कर सके एफिशिएंसीज़ को एम्प्लॉय की, लेकिन कोई डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो, वो ये भी ध्यान में रखना चाहते थे। अब यहाँ पे कौन सी ऑर्गेनाइजेशन हिमालय लिमिटेड जो है वो रन कर रही है और किस टाइप का स्ट्रक्चर वो फॉलो कर रही है। तो वेरी सिंपल, जहाँ पे भी बात है एफिशिएंसी की और ख़ासकर एम्प्लॉयज़ की एफिशिएंसी की और डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स की, तो वहाँ पे एक ही नाम याद आता है स्ट्रक्चर का, जो है फंक्शनल स्ट्रक्चर। क्योंकि फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक ऑर्गेनाइजेशन को फंक्शंस के बेस पे क्या दिया जाता है, स्ट्रक्चर दिया जाता है, जिस कारण जो जो फंक्शंस के डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं वो अपनी स्पेशलाइजेशन पे ही वर्क करते हैं, जिस वजह से डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट होने के चांसेस वेरी लेस हैं और नेग्लिजिबल हैं। जिस वजह से यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट के बारे में बात की है, हिमालय लिमिटेड जो है वो कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रही है, फंक्शनल स्ट्रक्चर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6, वेरी इंपॉर्टेंट। नीरज स्टार्टेड अ कंपनी योयो लिमिटेड विद 10 एम्प्लॉयज़ to assemble computers in rural areas market. The company did very well in initial years as the product was very good and the marketed well. The demand went up. To increase production, company thought to do selective dispersion of authority. Neeraj believed the people are competent, capable to take the decisions. Identify the concept used by Neeraj here in his company. तो यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी केस स्टडी है। नीरज ने एक कंपनी स्टार्ट की योयो लिमिटेड नाम की, जिसमें 10 एम्प्लॉयज़ थे, जो कि क्या करती थी, कंप्यूटर्स को असेंबल करती थी रूरल मार्केट के अंदर। कंपनी ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी शुरुआती सालों में और प्रोडक्ट जो था वो बहुत अच्छा कर रहा था और उसकी मार्केटिंग भी बहुत अच्छे से की गई थी। अब उसकी प्रोडक्ट की डिमांड भी काफ़ी बढ़ती जा रही थी। अब जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ता रहा, कंपनी ने ये सोचा कि क्यों ना हम सिलेक्टिव डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी करें। ये किसका दूसरा नाम है, अगर आपने वो पढ़ा होगा ना टॉपिक, तो उसका दूसरा नाम यही है, सिलेक्टिव डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी। नीरज बिलीव्ड द पीपल आर कॉम्पिटेंट, कैपेबल टू टेक द डिसीजन। आइडेंटिफाई द कॉन्सेप्ट यूज बाय नीरज हेयर इन हिज कंपनी। ओके, तो सिलेक्टिव डिस्पर्जन ऑफ अथॉरिटी हम बोलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन को, विच मीन्स क्वेश्चन 6 के अंदर कौन से कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है, डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट का यूज़ किया जा रहा है। सो यहाँ पे हमारी 6 केस स्टडीज़ हमने डिस्कस की हैं प्रीवियस ईयर्स की, जो कि थी ऑर्गेनाइजिंग चैप्टर की। तो होप करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। ओके, बाय।